तालीम के मामला देखें, शहरों कस्बों के मसाइल एक मसाइल का अंबार है। और जो भी ऊपर ज़ैगम साहब कह रहे हैं, गलती की गुंजाइश भी नहीं। मुस्लिम लीग नून के पास चैलेंजेस से निमट लेंगे या अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने की तरफ पहले जाएगी नून लीग, खुश कर लेगी अपने वोट? दोनों काम उनको करने पड़ेंगे। 10 लाख वोट इनका कम हुआ है पंजाब में। पीटीआई को जो बर्तरी हासिल है पंजाब के, अगर हम पूरे वोट देखें तो पीटीआई के 10 लाख वोट ज़्यादा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में कौमी असम्बली के इंतखाबात में, और ये बड़ा अहम इशू होगा। और जब असलम इकबाल जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे, उनकी आज ज़मानत तली है पेशावर हाई कोर्ट ने, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये आगाज़ होगा एक नए दौर का पंजाब में। और ये कहना कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो उनका हक बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। अगर उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो तरक्याती काम भी ज़्यादा करेंगे। अब देखना है कि क्या वो तरक्याती काम ईमानदारी से करेंगे या एक शहर पे करेंगे। ये है वो सवाल जिसका जवाब हमें चाहिए। अगर हम वफाक से पैसे ले लेते हैं सूबे के लिए, तो सूबा एक शहर या 2 शहरों पर तो पैसे नहीं खर्चे, वो पैसे बराबर के खर्चे पूरे के पूरे सूबे में। ये अब रोल देखना होगा, क्या इस रोल को अपनाया जाएगा। फिर एक और बात है कि जो सूरत हाल इस वक्त पंजाब में है पॉलिटिकल, उसके लिए अब ये लाजमी हो गया कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवा दिए जाएँ, ताकि जिस किसी ने भी कोई पॉलिटिकल रोल प्ले करना है वो सामने आकर रोल प्ले करे। साजिश के ज़रिए नहीं, सोशल मीडिया पर बैठ के ट्वीट करके नहीं, और मैसेजेस करके लोगों को न उकसाए, आए और अपने अपने इलाकों में इलेक्ट हो और फिर उस हल्के में जाके लोगों को जवाबदेह भी हो और ज़िम्मेदारी भी ले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब आगे नहीं जा सकता अगर आप मुकामी हुकूमतें नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जो 10 लाख वोट की मैं बात कर रहा हूँ उसका यही जवाब है कि वो जो 10 लाख वोट इनका कम हुआ है उसकी कुछ वजूहत तो होंगी। उन वजूहत को एक सेंट्रलाइज पावर सिस्टम के साथ मेरे ख्याल से संभाला नहीं जाएगा। आप लोगों को इलेक्शन करने दें, लोगों को सारे सूबे में, और नई क्यादत आए, ये एक चैलेंज होगा। फिर अगला चैलेंज जो ये है वो है महंगाई का। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, और आज जब मुझे आज सुबह पता लगा कि 7 रुपये बिजली मेरी महंगी हो जाएगी, जब आज मुझे सुबह पता लगा कि मेरी दवाइयों जो हैं उनमें से कल जो गुज़श्ता रोज़ फैसले हुए उन दवाइयों को ओपन कर दिया गया, उनकी कीमतों से कंट्रोल उठा लिया गया, जब मुझे इल्म हुआ कि खाद की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो सिर्फ ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये तो बहुत बड़ी महंगाई की वजह बन जाएंगे। और फिर क्या जवाब पेश करेगी पंजाब की गवर्नमेंट, क्योंकि इनमें से तीनों में से एक चीज़ भी पंजाब हुकूमत के हाथ में नहीं है। स्मूथ सेलिंग कर लेगी फिर पंजाब गवर्नमेंट? स्मूथ सेलिंग देखो हो सकती है अगर पीटीआई वाले करने देंगे तो, वरना नहीं। पीटीआई वाले करने देंगे? जी हाँ, इंतजामिया, मामलात, पॉलिसी सब तो बिल्कुल हर मामले में पीटीआई को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है। अब ये देखना है कि पीटीआई ने महज तनकीद के ज़रिए अगले साल गुजारने हैं या इसमें अपना पॉजिटिव पॉलिटिकल रोल प्ले करना है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी से तवक्को की जाती है कि वो अवाम के वोटों से आई है तो अवाम के मसाइल के हल के लिए उनकी उन खराबियों की निशानदेही करे जो अवाम से मुतालिक हैं। उन प्रोजेक्ट की मुखालफत करे जो अवाम को ज़रूरत नहीं है। उन जगहों पे जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे उनकी निशानदेही करे। 2 किस्म की करप्शन होती है, एक माली करप्शन होती है, एक नाहली भी करप्शन है। अगर मैं ऑफिसर हूँ और मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं चीज़ों को नहीं बना रहा, तो मैं भी करप्ट हूँ। जरूरी नहीं कि मैं पैसे ही कमा रहा हूँ तो मैं करप्ट हूँ। तो इन दोनों चीज़ों पर नज़र रखनी होगी पीटीआई को एज ए पॉलिटिकल पार्टी। स्मूथ सेलिंग ना होने की वजह पीटीआई बनेगी, ये इफ्तिखार साहब कह रहे हैं। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊँ तो जो रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसके बाद मामला सेट हुए, आसिफ जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटने के दावे करने वाले शहबाज शरीफ, अब ये लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, मुस्कुरा कम रहे हैं, लेकिन मजबूरी का सौदा जरूर नजर आता है। वर्किंग रिलेशनशिप इन 2 शख्सियात का, इनके पॉलिटिकल करियर हमारे सामने है। जो ऊपर ज़ैगम साहब ने बात की, पंजाब नहीं मसाइल विफाक से शुरू होंगे, आपके ख्याल में वाकई विफाक से होंगे और यही मसला बनेगा पंजाब की स्मूथ सेलिंग का? कुछ विफाक से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो मेरे ख्याल में हकायक में मबनी होगी इन मुश्किलात की। और वो मुश्किलात क्या हैं? देखिए, एनएफसी अवार्ड के अंदर पंजाब को 1200 अरब मिलता है, 1200 अरब रुपए। अब अगर एनएफसी अवार्ड के अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है तो उसका मतलब क्या होगा कि पंजाब का जो अवार्ड है वो कम हो जाएगा, यानी जो पहले बजट मिल रहा था वो किसी हद तक कम हो जाएगा अगर एनएफसी अवार्ड के अंदर कुछ छेड़खानी होती है वहां पर बैठ के सेंटर के अंदर से, सेंटर की तरफ से, क्योंकि एलोकेशन वहां से आती है। दूसरी बात, पंजाब को 500 अरब खुद जनरेट करना पड़ता है अपने बजट के हिसाब से। 1200 अरब वफाक से आया, 500 साढ़े 500 अरब उसको खुद जनरेट करना पड़ता है। ये 500 साढ़े 500 अरब टैक्सों पे बेस्ड होता है।
और ये जो टैक्सेस हैं, अगर टैक्स का आपको समझ नहीं है, या आपको फॉर एग्जांपल आपके ज़माने में या कुछ अर्सा पहले आपके चचा के ज़माने में ट्रेडर्स पे, लाहौर के ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगा, उसको रातों रात कैंसिल करा दिया गया। ऐसा ही या फिर ये कि अगर जब मिफ्ता इस्माइल जब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस था, उसको एक इंपोर्ट की परमिशन की रिक्वेस्ट की गई और वो नहीं दी गई, तो मिफ्ता इस्माइल को चेंज कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको अपना रवैया इकोनॉमिकली चेंज करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा, समझ रखनी पड़ेगी कि असल में मसाइल क्या है, जनरेट रिसोर्सेज खुद करनी है सूबे के अंदर, तो जो माशी मसाइल हैं ये डिटर्मिन करेंगे कि मुश्किलात या परफॉर्मेंस कैसी होती है। दूसरी बात, अब एक तो पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप के अंदर आ रही है। 2008 के अंदर जो हुआ वो भी हमारे सामने है कि कुछ देर के लिए सलमान तहसीर ने गवर्नर रूल लगा दिया, गो कि उसके बाद फिर वो टर्न ओवर हो गया फ्रॉम दी कोर्ट्स। लेकिन क्या इस तरह के मसाइल जो वफाक में जन्म लेंगे, क्या ये सूबे की हद तक भी ट्रेवल करेंगे? ये दूसरा इशू होगा। तीसरा इशू ये होगा कि सबकी क्या मकसद है इस सारी प्रोसेस का। ये जो मरियम नवाज को असल में पार्टी की लीडरशिप बनाने के लिए जा रही है ना, बका की बात है, बिल्कुल। तो बका क्या वफाक से होगी या पंजाब से होगी? और क्या चचा और जो कजन है ये इस गेम को समझ के वो पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अपनी भतीजी को और अपनी कजन को, जो कि पंजाब के अंदर एक बका की जंग लड़ रही है PMNN के लिए? चौथी बात, हम बात करते हैं और ये लोग भी बात करते हैं कि जी हम असल में, और मॉडल क्या है, और बड़ी अच्छी बात है कि गुजरात हमारा जो साथ वाला हमसाया मुल्क है भारत, उसका सूबा गुजरात, उसका मुआशी मॉडल लेके उसकी बुनियाद पे पंजाब को उस लेवल तक रेज किया जाए जहां पर के नरेंद्र मोदी की तरह फिर एक वफाकी आपकी अलामत और वफाकी हुकूमत या वफाक के अंदर आपकी शनाख्त बन जाती है उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। लेकिन ये याद रखें कि उसकी जो माँ है, उसका क्या नाम था, हीराबन भाई जो थी, वो उसी घर में, उसी गांव के उसी घर में 99 साल की उम्र में वफात पा गई और वेस्टर्न गुजरात के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई। ना उसको इंग्लैंड लेके गए, ना उसको किसी और दिल्ली के अस्पताल लेके गए। तो अपने रवैयों में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अगर नरेंद्र मोदी चाय वाले की तरह एक मिसाल क्रिएट करनी है तो फिर उस तरीके से बन के रहना पड़ेगा। बेहतरीन मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल है, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? और फाइनल बात, हमारा मसला ये होता है कि सूबे क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सॉवरेन गारंटी आपकी वफाक देता है। सही। अगर आपको लोन भी लेना हो किसी से, कर्ज भी लेना हो किसी बाहर की एंटिटी से, कोई मुआहदा भी करना हो, तो वो सब सॉवरेन गारंटी मांगते हैं, वो आपको सेंटर प्रोवाइड करता है। सेंटर के अंदर मसला ये होता है कि वहां पर वो अपने जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके हिसाब से डिटरमिन करता है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसलिए उस किस्म की सहूलतें या उस किस्म की इंडिपेंडेंस जो गालिबन आपको इंडिया में नजर आती है रियासतों के पास, वो यहाँ पे नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर उस किस्म की जो हमारे माशी मसाइल हैं, हमारे जो फाइनेंशियल मसाइल हैं, उनकी हदूद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारे काबू से बाहर हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि मुश्किलात ज्यादा होंगी और बका को डेवलप करना बहुत ही एक मुश्किल मरहला और एक मुश्किल सफर होगा। ठीक हो गया। अफसर साहब, जो गुज़िश्ता रात एक पॉलिटिकल सेटलमेंट किया गया है, पीपल्स पार्टी की तो पांचों उंगलियां घी में हैं, सदारत, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, और जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है। क्या कामयाब बिजनेसमैन माने जाने वाले जो ये मियाँ खानदान है, उन्होंने खसारे का सौदा नहीं किया? पंजाब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जो उनकी सियासी बका की जो सब बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में स्मूथ सेलिंग होगी, सियासी रिवाइवल होगा, या मुश्किलात देखते हैं तो क्या पंजाब से या विफाक से? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपके और इफ्तिखार साहब के दरमियान जो बात हो रही थी उसमें इफ्तिखार साहब आपके सवालात की क्वालिटी पर बात कर रहे थे। मैं थोड़ी देर पहले एक जगह चाय पी रहा था दो खूबसूरत लोगों के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं, और वो हमारे प्रोग्राम के को देखते भी हैं, और वो तनकीद ये कर रहे थे कि हमारे जवाबात अच्छे नहीं होते। इफ्तिखार साहब को हमारे सवालात पे एतराज़ है, उनको हमारे जवाबात पे एतराज़ है। कह रहे थे कि जो भी आप जाके ज्ञान देंगे वहाँ ये बातें करें ना जो यहाँ बैठे कर रहे हैं। मैं उन्हें क्या बताता कि जवाबात हम देंगे तो ऑनर कितने जाएंगे और कितने नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल जो आपने किया है ना वो बड़ा अहम है, और रात से आपने बात शुरू की। आपने कल भी शायद ये जिक्र किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के चेहरे पे शायद तासुरात जिक्र किया था आपने किसी रेफरेंस में। रात उनके चेहरे के अगर आप तासुरात देखें तो लग रहा था कि वो बहुत मजबूर हैं जी, और अपने बुज़ुर्गों के हाथों, अपने कल्चर के हाथों मजबूर हैं, और मजबूरी में उनके लिए वो बच्चे थे जिनके साथ वो बैठे हुए थे। तो मैं देख रहा था बच्चा जो है वो बुज़ुर्गों में ओहदे बांट रहा है, हालांकि
उन बुज़ुर्गों को चाहिए था कि बच्चों में ओहदे बांटते। बार बार जिक्र कर रहे हैं हमारे सारे मोहतरम मेरे जो साथी हैं अभी जिन्होंने मुझसे पहले बात की है, चचा का और भतीजी का। देखें, ज़ुबान खल्क नकारा खुदा होती है। बेशक। मैं समझ रहा था, वो जो मैंने अभी अपने दोस्तों का जिक्र किया कि मैं समझ रहा था मैं ही शायद ज्ञान बांटूंगा, ये मुझे ही शायद नज़र आ रही है, ये चचा भतीजी वाला जो इशू है सबको नज़र आ रहा है, सबको पता है कि चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, चैलेंज हर बहरान में से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। ये मरीम नवाज़ के लिए पंजाब की हुकूमत स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, लेकिन इसी में उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। और उसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर वो इस अनस्मूथ सेलिंग के साथ कश्ती को किनारे पे ले गई तो ये उनकी अपॉर्चुनिटी है, वो गेम पलटा देंगी। और ये बात अब कोई राज नहीं रहेगी। आपने अभी आपने कहा शरीफ ख़ानदान ने क्या खोया क्या पाया। मेरा नहीं ख्याल ये शरीफ ख़ानदान का खोया या पाया है। और शरीफ ख़ानदान के जो बड़े नवाज शरीफ साहब हैं वो तो आपको कहीं नहीं नज़र आ रहे ना इस सारे गेम में, वो तो साइड पे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, बिल्कुल इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो बहुत अच्छी बात है। अब ये चैलेंज है मरीम नवाज के लिए। दो चैलेंजेस बहुत अहम हैं। एक तो ये कि वो अपने आप को, अपनी हुकूमत को डिस्कनेक्ट कैसे करती हैं वफाकी हुकूमत से। ठीक, ये समझा जाना या समझाया जाना कि दोनों हुकूमतें एक दूसरे की एक्सटेंशन है, ये मरीम नवाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ये तासुर कायम हो गया कि दोनों हुकूमतें वफाक की और पंजाब की एक दूसरे की एक्सटेंशन है, तो जैसे जैगम साहब ने कहा, सारा जो डिस्क्रेडिट है उसका बोझ मरीम नवाज को उठाना पड़ेगा। वफाक में डिलीवरी जो हो चुकी है PTM 1 में, वो PTM 2 में उससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इससे ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिस्कनेक्ट करें अपने आप को, एक इंडिपेंडेंट कैप्टन या पायलट के तौर पे अपनी शिप को वो स्टीयर करें। दूसरा चैलेंज उनके लिए ये है कि उन्हें गवर्नेंस रीइन्वेंट करनी पड़ेगी और उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनके वालिद साहब नवाज शरीफ ने जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो अपने ज़माने के हिसाब से नई गवर्नेंस, नया स्टाइल लेके आए थे। सही। शहबाज शरीफ ने भी उस स्टाइल को फॉलो किया, कामयाब हो गए। अब ये अगर इन्होंने भी वही फॉलो किया तो कामयाब नहीं होंगी। अब इन्हें कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, नया तरीका, नई पॉलिसी, नई स्ट्रैटेजी। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ज़रूरत है, नो डाउट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा बड़ी जो चीज़ है, जहाँ ज़रूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ वो करें, लेकिन मेन फोकस जो है, मेन स्टे उनकी पब्लिसिटी का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। वो ये होंगे कि जो 60% आबादी है पंजाब की या पाकिस्तान की, नौजवान आबादी, उनके लिए इन्होंने रोज़गार के मौके कितने पैदा किए हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी लाई हैं, फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, IT, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या इस तरह की जो स्किल्स है नई, वो नौजवानों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपना कारोबार खुद कर सके या किसी अच्छी जगह उनको जॉब मिले, चाहे मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर ऑनलाइन जॉब्स हो। ये अगर उन्होंने ये बज़ क्रिएट कर दिया, ठीक है, बेरोजगारी को खत्म करने का, और साथ उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस कर लिया ना, और डिजिटल मीडिया उसके अलावा है कि डिजिटली वो कैसे अपने आप को बुनियादी अवामी relevant रख जरूरियात सकती पर हैं। अगर फोकस कर लिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बुनियादी